नमस्कार दोस्तों, मैं पोरस आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल थम्स अप पोरस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें दिल्ली से केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ पूरा का पूरा जर्नी करेंगे, जिसमें कि मैंने दिल्ली से ऋषिकेश तक का पूरा सफ़र पिछले वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ऋषिकेश से केदारनाथ तक का हमारा सुनहरा सफ़र। ऋषिकेश से चलने के बाद में आप श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। सुबह सुबह आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ता करने के बाद में आप अपने व्हीकल से जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचने पर आपको स्नान करने का भी मौका मिलेगा। आप चाहें तो वहां स्नान भी कर सकते हैं, परंतु दोस्तों, जैसा कि यह देवभूमि है, यहाँ पे हर जगह हर स्थान बहुत पवित्र है, तो आप हर जगह पे अगर रुकेंगे तो आपकी यात्रा एक बार में पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए यदि आपने पूरा उद्देश्य लेकर के रखा है कि आपको केदारनाथ ही पहुंचना है, तो आप इन सब जगहों को गाड़ी में बैठे बैठे दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। गुप्त काशी से होते हुए आप सीधा सोनप्रयाग पहुंचेंगे। दोस्तों, सोनप्रयाग वो जगह है जहां पे आप अपने व्हीकल को खड़ा कर देंगे। इसके आगे आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते। दोस्तों, ये बात मैं बताना आपको भूल गया कि मैं ये जो जर्नी कर रहा हूँ अपने प्राइवेट व्हीकल से कर रहा हूँ, और इसमें जितनी भी जानकारी है वो अपने निजी वाहन की है। तो दोस्तों, अपने निजी वाहन को आप सोनप्रयाग में छोड़ देंगे और उसके बाद आप गौरीकुंड के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों, गौरीकुंड वो जगह है जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक करवाना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछली बार आपदा आई थी, उस समय में किसी का बायोमेट्रिक न होने की वजह से लोगों को, उत्तराखंड सरकार को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि कितने लोगों की हानि हुई और कितने लोग बच गए। इसीलिए दोस्तों, इस कारण से वहाँ पे बायोमेट्रिक की सुविधा होती है। और दोस्तों, 60 साल से ऊपर के लोगों का मेडिकल चेकअप भी होता है, जिसको कि आप गौरीकुंड पहुँचकर शाम को पहले ही करवा लें। दोस्तों, पहले वहाँ पे पहुँचने के बाद में आप वहाँ पे अपना एक स्टे ले लीजिए और रात का खाना खा करके अच्छे से आराम कर लीजिए। जब सुबह होगी दोस्तों, तब आप खच्चर वाले को ढूंढ लीजिए, क्योंकि पैदल 15 से 17 किलोमीटर का रास्ता, वो भी पहाड़ी में, काफ़ी दुर्गम और काफ़ी परेशानी से भरा हुआ होता है। तो मेरी राय में आपको वहाँ पे खच्चर करवा लेना चाहिए। दोस्तों, खच्चर जो है उसकी कीमत होती है 2500 रुपये। 2500 रुपये में आपको वो एक तरफ का गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक का जर्नी करवाते हैं पर पर्सन। तो दोस्तों, खच्चर करने के बाद में आप सीधा रामबाड़ा होते हुए केदारनाथ तक के पहुंच जाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3581 मीटर है। और दोस्तों, इसके चारों तरफ देखने के लिए ऐसा नज़ारा है जो कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। केदारनाथ यात्रा एक अनुभव है, न कि एक सामान्य यात्रा है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद में आप वहां पे प्रसाद ले सकते हैं। चारों तरफ के अच्छे और सुंदर और भव्य नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो वहाँ पे रुक भी सकते हैं। यदि आपने वहाँ रुकने की सोच रखी है, तो वहाँ पे मैं आपको दोस्तों ये जानकारी दे दूं कि वहाँ ऊपर में खाने पीने और रहने तीनों की सुविधा है, और साथ में मेडिकल की भी सुविधा है। दोस्तों, वहाँ पे टेंट के अंदर में ही आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि पहले वहाँ पे बहुत स्थायी इमारतें बनी हुई थी, जिसका कि नुकसान आप पिछले कुछ सालों पहले देख चुके हैं। इसीलिए वहाँ पे अस्थायी निर्माण किया जाता है। तो वहाँ पे टेंट की व्यवस्था पूरी होती है, जिसमें कि 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप टेंट ले सकते हैं। दोस्तों, एक जानकारी आपको और दे दूं कि यहाँ पे जगह जगह पे टॉयलेट्स और मेडिकल सुविधा की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। दोस्तों, केदारनाथ पहुँचने का एक सरल और बहुत ही अच्छा उपाय है हेलीकॉप्टर का। दोस्तों, सीतापुर से ये हेलीकॉप्टर आपको सीधा केदारनाथ मंदिर के सामने में ही उतारता है, जिसकी कीमत
6,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये पर पर्सन होती है। चलो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, जिसको कि स्थापित किया गया था आदिशक्ति शंकराचार्य के द्वारा। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के सामने में नंदी बैल का स्थापित होना और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है। दोस्तों, इस चीज़ की पूरी तैयारी करके रखें कि जिस जगह आप जा रहे हैं वह एक ठंडी जगह है, तो आप वहाँ पे गर्म कपड़े, अपना साजो सामान जिसको और दवाइयाँ साथ में रखें। दोस्तों, दर्शन करने के बाद में आप चारों तरफ का भव्य नज़ारा ले सकते हैं। वहाँ पे चाहें तो रुक सकते हैं और चाहें तो वहाँ पे अच्छे से खा पी करके वापसी की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ऊपर में खाने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता और इतनी ऊंचाई पर बहुत सारी चीज़ें बन भी नहीं सकती। तो दोस्तों, वहाँ पे साधारण खाना या मैगी इस तरह की व्यवस्था होती है। दोस्तों, इसे खाने के बाद में आप चाहें तो खच्चर का दोबारा से वहन कर सकते हैं। दोस्तों, वापसी में खच्चर का जो किराया है वो लगभग 1800 से 2,000 रुपये के बीच में है, जो कि जाने के किराए से कम है। दोस्तों, जब आप वापस आएंगे तो आपको नीचे आते आते लगभग शाम हो जाएगी, तो इसलिए आपको दोबारा से सोनप्रयाग आकर के एक कमरा लेना पड़ेगा। दिन भर की थकान के बाद में आप आराम कर सकते हैं और पूरी तरह से अपनी यात्रा का डिस्कशन अपने और अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ से वापस आने के बाद में जब आप सवेरे उठेंगे तो आपकी थकान लगभग पूरी जा चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगले दिन का सफ़र। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग होते हुए ऊखीमठ होते हुए आना है। दोस्तों, ऊखीमठ से चोपता के लिए एक रास्ता कटा हुआ है, जिसमें कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अपनी गाड़ी में अच्छे से पेट्रोल फुल करवा लें और हवा पानी अच्छे से चेक करवा लें, क्योंकि चोपता घाटी के बीच में इन सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। चोपता घाटी पूरी तरह से संरक्षित है। संरक्षित होने के कारण इस जगह पे ज़्यादा आबादी नहीं है। दोस्तों, चोपता घाटी एक ऐसी घाटी है जिसके कि चारों तरफ का दृश्य बहुत ही मनोरम है। दोस्तों, चोपता में पंच केदार में से एक मंदिर जिसका नाम तुंगनाथ है, जो कि शंकर भगवान का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेम्पल है, वहां आप जा सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 3,460 मीटर है। और यहाँ पर चढ़ने के बाद में आपको चंद्रशिला के दर्शन होंगे। चंद्रशिला पर्वत माला का एक शिखर है, जिसकी दृश्य बहुत ही मनोरम है। नंदा देवी पूरा का पूरा यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ से बद्रीनाथ भी दिखाई देता है, यहाँ से केदारनाथ भी दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ का दर्शन करने के बाद में आप नीचे उतर जाइए और खाना खा लीजिए। दोस्तों, यहाँ से खाना खाने के बाद में आप गोपेश्वर से चमोली और चमोली से पीपलकोटी पहुँच सकते हैं। दोस्तों, पीपलकोटी या जोशीमठ पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाएगी। आपकी मर्जी है, या तो आप पीपलकोटी में रुक जाइए या जोशीमठ में रुक जाइए और वहाँ पूरी तरह से आराम कीजिए और अगले दिन सवेरे उठ करके आप बद्रीनाथ के लिए निकल जाइए। दोस्तों, जब आप बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे तो उनके बद्रीनाथ जी के चरणों में हनुमान चट्टी स्थापित है। दोस्तों, कभी भी आप बद्रीनाथ के मंदिर में जाने से पहले हनुमान चट्टी के दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर माथा टेके बिना आगे कोई भी नहीं जाता। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि हनुमान चट्टी में आप जरूर रुकें। दोस्तों, यहाँ से चलने के बाद में बद्रीनाथ टेम्पल आप आराम से पहुँच जाएंगे। जोशीमठ पहुँच गए तो समझ जाइए आप बद्रीनाथ टेम्पल पहुँच गए। जब आप यहाँ पहुँचेंगे दिन के 3 या 4 बजे होंगे। बद्रीनाथ टेम्पल की ऊंचाई 3,110 मीटर है, जहाँ पर कि गाड़ी पूरी तरह से जाती है। आपको गाड़ी कहीं पे भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक कमरा लेकर के आप शाम के भी दर्शन कर सकते हैं और
तप्त कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। दोस्तों, तप्त कुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे विभिन्न तरह के चर्म रोग और बहुत सारी बीमारियों का निवारण केवल उस कुंड में स्नान करने की ही वजह से हो जाता है। दोस्तों, तप्त कुंड के बगल में महिलाओं के स्नान करने के लिए नारायण कुंड की भी व्यवस्था है। दोस्तों, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो पानी इतना गर्म होता है कि आप अपने शरीर से लगा नहीं सकते, तो नीचे बहती नदी से आप पानी लेकर के मिला करके उसमें स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, स्नान करने के बाद में यदि आपके शाम के दर्शन और आरती हो जाती है तो उसके बाद में आप कमरे में आकर के सो जाइए। दोस्तों, अगले दिन सवेरे उठकर आप मंदिर में प्रातः दर्शन के लिए जा सकते हैं। सवेरे जहाँ पे आप जूते रखवाएंगे वहीं पे प्रसाद मिलने की व्यवस्था होती है। चारों तरफ का मनोरम दृश्य देखिए और अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करते हुए दर्शन कीजिए। दोस्तों, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दर्शन के बाद आप करके निकल सकते हैं। यदि आप चाहें तो वहाँ पे एक दिन रुक भी सकते हैं, परंतु दोस्तों आपको समय का भी ध्यान रखना है, इसीलिए आप वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। बद्रीनाथ से सवेरे 9 से 10 बजे के बीच में यदि आप निकलते हैं तो आप शाम तक के ऋषिकेश आराम से पहुंच जाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सुबह शाम के दर्शन करने के बाद में आप तुरंत वहां से निकल जाएं। दोस्तों, बद्रीनाथ से निकलने के बाद में आप जोशीमठ, चमोली, रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए शिवपुरी से ऋषिकेश आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इसमें दोपहर के टाइम में आप श्रीनगर या देवप्रयाग दोनों में से किसी भी जगह पे आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश से चलने के बाद में आप सीधा हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मोदीनगर, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली आराम से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और उपयोगी भी होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो और मंगलमय हो।